आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज आपका केमिस्ट्री का सेट नंबर 4 होने वाला है, जो सर हमने उम्मीद भी नहीं किया था कि आप सबका इतना प्यार मिलेगा सर, लेकिन बहुत प्यार मिला। इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है सर कि मैं बता नहीं सकता हूं। आप सभी को दिल से मेरे भाई थैंक यू। और सीधे चलते हैं सर, आज की क्लास को कर देता हूँ शुरुआत। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि सेट नंबर 4 बोलने का सर हमने आपसे वादा किया था कि टोटल आपको हम 30 सेट करवाएंगे। और मेरे भाई, हमने आपको इस यूट्यूब पे सबसे पहले हमने एक ऐलान किया था 30 दिन बराबर 30 सेट। आज मेरे भाई यूट्यूब पे लोग कॉपी भी करना चालू कर दिया। तो बस ये आप सबका प्यार है मेरे भाई। ठीक है सर, आ जाना। देखो, 30 दिन बराबर 30 सेट, तो एक सेट में 30 क्वेश्चन, तो 30 सेट में 900 क्वेश्चन। हमने बोला एक सेट में 30 क्वेश्चन, तो 30 सेट में तो 900 क्वेश्चन। और जिस दिन हम आपको 900 क्वेश्चन करवा देंगे, और वो भी ऑल टाइप का क्वेश्चन है, यानी 900 टाइप का क्वेश्चन जिस दिन आप कर लीजिएगा, और मजाल है कि आपसे सवाल छूट जाएगा रे, फोड़ देंगे फोड़। ठीक है सर, चलते हैं सर, क्लास को कर देता हूं आगाज। ठीक है, और बहुत सारे पिछले क्लासेस नहीं देखे, चाहे मैथ का सेट हो चाहे फिजिक्स का सेट हो, अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाना और सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं। रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरफ फटेगा मेरे भाई, बस ऐसा ही प्यार देते रहना। ठीक है सर, चलते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और हमें क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करेंगे। ठीक है सर, क्योंकि हमने प्रत्येक सेट में 30-30 क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसका मतलब हमने आपके लिए 90 क्वेश्चन करवा चुके थे। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन कहता है एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है कैसे। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है कैसे, एकदम बड़ा लाजवाब सवाल है सर ने। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है कैसे, तो कार्बन से अपचयन द्वारा नहीं, कार्बन से अपचयन द्वारा नहीं मेरे भाई, हाइड्रोजन से अपचयन द्वारा नहीं मेरे भाई, पिघलते लवण के विद्युत अपघटन से, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है सर, एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है कैसे, तो पिघलते लवण के विद्युत अपघटन से। ठीक है, एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है कैसे, तो पिघलते लवण के विद्युत अपघटन से। ठीक है, हमने क्या बोला, एक बार मेरे साथ बोलना आंख बंद करके। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है कैसे, तो पिघलते लवण के विद्युत अपघटन से, पिघलते लवण के विद्युत अपघटन से। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है सर। चलते हैं सवाल नंबर 92 की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है सर, थोड़ा सा सर क्या हुआ ना कि स्टूडियो में फिर से थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो थोड़ा सा मेरा फेस पे लाइट कम दिखेगा। ठीक है, लेकिन बोर्ड पे लाइट पूरे दिखेगा मेरे भाई। कंटेंट ऑफ क्वालिटी, क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी सर। ठीक है, ये देखना, फेस पे लाइट मारने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर, आ जाना। कहता है जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है क्या। क्या मेरे भाई, जब सोडियम एसीटेट, कौन, सोडियम, जब सोडियम एसीटेट, जब सोडियम एसीटेट किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। देखो सर, जब ये दोनों अभिक्रिया करता है ना मेरे भाई, तब बनाता है CH4, और CH4 बोले तो मेरे भाई क्या, मीथेन। ठीक है, हमने क्या बोला है कि सोडियम एसीटेट जब सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है CH4, और CH4 बोले तो मीथेन, और मीथेन बोले तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, हमने क्या बोला है कि सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है CH4, और CH4 बोले तो मीथेन। किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना मेरे भाई, अगर है तो बता देना सर। अगला कहता है कि 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए CaCO3 के कितने भार की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे तुमने मेरे दिल में आया है। सवाल बड़ा लाजवाब है सर, जरा दिल से सोचना। ठीक है सर, आ जाना। हमें क्या बोला है कि 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ये सोचना मेरे भाई कि CO2 का जो भार होगा वो कितना होगा। सबसे पहले सर ये CO2 है ना, ये CO2 का भार क्या होगा, CO2 का भार क्या होगा। तो अब ऐसे सोचना सर, कार्बन कितना नंबर पे आता है, तो कार्बन आता है 6 नंबर पे, यानी कार्बन का परमाणु संख्या 6, लेकिन परमाणु भार हो जाएगा 12, यानी ये वाला कार्बन का परमाणु भार 12,
प्लस ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, लेकिन परमाणु भार कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 2 गुना में है, यानी ये कितना हो जाएगा 16 गुने 2। अब इसको सर क्या कर दो, गुना कर दो, 16 दूनी 32, 32 12 कितना हो जाएगा सर, ये 44 हो जाएगा। यानी CO2 का जो भार होगा वो कितना होगा, 44 होगा सर। अच्छा CaCO3 का भी अनुभार निकाल दो, CaCO3 का भार क्या हो जाएगा, CaCO3 का भार क्या हो जाएगा, देखो कैल्शियम, तो कैल्शियम कै नंबर पे आता है सर, तो कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 लिथियम 4 बेरिलियम 5 ब्रोन 6 कार्बन 7 नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन 9 फ्लोरीन 10 नियोन 11 सोडियम 12 मैग्नीशियम 13 एल्युमिनियम 14 सिलिकॉन 15 फास्फोरस 16 सल्फर 17 क्लोरीन 18 आर्गन 19 पोटेशियम 20 कैल्शियम। 20 नंबर पे आता है कैल्शियम, यानी कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होगा वो 20 होगा, लेकिन परमाणु भार जो होगा इसका दुगना हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा, यानी इसका परमाणु भार 40 हो गया। प्लस ये सी बोले तो कार्बन, कार्बन कितना नंबर पे आता है 6 नंबर पे, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी ये हो गया 12। प्लस ऑक्सीजन आता है कितना नंबर पे सर, तो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा सर 16, और 16 को 3 से गुना कर देंगे, यानी 16 गुने 3 आ जाइएगा सर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो गया 40 और 12 कितना हो गया 52 और 16 48, 52 और 48 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 52 और 48 को गुना कर देना सर, 52 और 48, 52 48 बोले तो 100, ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है सर, किसी को दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना है। हमने इसका भी परमाणु भार अलग कर दिया, इसका भी परमाणु भार हमने अलग अलग निकाल लिया। अब सवाल के अनुसार अब क्वेश्चन को बनाना है। अब क्वेश्चन बोलता है सर कि 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए CaCO3 के कितने भार की आवश्यकता होगा, यानी 44 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक कितना है CO3, इसका कितना है 44 आया है ना, तो इसको लिख सकते हैं 44 ग्राम नहीं 44 भार 44 आया ना, तो 44 ग्राम CO2 की CO2 के लिए कितना CO2 के लिए CaCO3 की CaCO3 के बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 ग्राम हो जाएगा। नहीं समझा, ये 44 ग्राम भार जो है सर वो CO2 के लिए आवश्यक CaCO3 के है, मतलब इसके बराबर है। ठीक है, यानी 44 ग्राम भार जो है मेरे भाई वो 100 ग्राम के बराबर है। इसको इतना लिखने से कोई फायदा नहीं, मिटा दो, है ना। हम क्या बोल रहे हैं सर, ये 44 ग्राम जो भार है मेरे भाई, ये 44 ग्राम जो भार है CO2 का वो 100 ग्राम के बराबर है, यानी CaCO3 के भार के बराबर है। तो 2.2 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, जब ये 44 ग्राम यानी CO2 का भार इसके भार का बराबर है। ये 44 ग्राम किसका आया है, CO2 का आया है, और ये 100 ग्राम किसका आया है, ये हमारा CaCO3 का आया है। तो ये 44 ग्राम भार मतलब ये CO2 का भार ये इसके भार का बराबर है। तो 44 ग्राम भार इसके भार यानी 100 के बराबर है, तो 2.2 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 2.2 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये आपको कितना चल जाएगा सर, ये 44 बट्टा नीचे आ जाएगा ना, यानी ये हो जाएगा 100, यानी कितना 100 गुने कितना हो जाएगा सर 2.2 और बट्टा में कितना 44। इसको काट दो सर, इसको काटेंगे तो इसको पॉइंट हटा दो ना, यहाँ से हम इस पॉइंट को काटेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ये 22 को काटेंगे सर 44 को तो 2 बार में कट जाएगा सर। ये 10 से काटेंगे 100 को तो 10 बार में कटेगा मेरे भाई। ये 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में कटेगा मेरे भाई, यानी कहने का सेंस है 5 ग्राम। कितना ग्राम आ जाएगा 5 ग्राम। जैसे जैसे तूने मुझे देखा तो मुझे प्यार हो गया। सबको बुझाया कि नहीं बुझाया सर? अगर ये नहीं बुझाया तो कुछ नहीं करना है, इसका निकाल देना है और जो हमें इसका आया है इसको और इससे गुना करके इससे भाग दे देना है। ठीक है, इसका और इसका ग्राम भार को गुना करके इससे क्या कर देना, भाग दे देना है। आंसर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा सर। ठीक है, केमिस्ट्री है रे भाई, तनी मनी तो ढील होबे नु करी। आ जाना सर। अगला आना 94 की तरफ। कहता है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक तो आपको Na होगा। ठीक है, प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक तो Na होगा। ठीक है,
आ जाना। अगला कहता है सर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अच्छा, अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा। किसके साथ? अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा। यानी कहने का सेंस है कि मान लो है आपका कोई अम्ल है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ, मान लो अम्ल है H2SO4, इसके साथ कोई अभिक्रिया करेगा, मान लो Mg अभिक्रिया करेगा। हाँ, Mg जब एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब बनाएगा MgSO4। क्या बनाएगा मेरे भाई? MgSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? निकाल देगा। हमने क्या बोला है कि अगर ये हमारा जो है सर, ये हमारा अम्ल है, ठीक है, ये क्या है मेरे भाई? ये अम्ल है, ठीक है, आ जाना। ये हमारा क्या है? अम्ल है। जब इस अम्ल को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब बनेगा MgSO4। अब यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया? तो यहाँ से हाइड्रोजन उड़ गया ऊपर। तो यही हमको बोला था निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी। ये चार ऑप्शन में से कौन सी धातु को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगी। तो वो किसके साथ होगा? तो मैग्नीशियम के साथ होगा। कहने का मतलब है Mg होगा। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना सर? ये आपको 96 की तरफ। ये हमारा है Na2S4O6। ठीक है सर, यही हमारा है Na2SO4। तो S का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है सर, इसमें और कोई दिक्कत नहीं ना है। आ जाना सर। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? हमें कहता है Na2S4O6 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? किसका? S का निकालने बोला है। Na2S4O6 में हमें S का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। कुछ नहीं करना। ये Na बोले तो क्या? सोडियम। Na बोले तो सोडियम। तो सोडियम कितना नंबर पे आता है? तो 11 सोडियम। यानी इसका जो परमाणु भार होगा सर वो कितना हो जाएगा? सही जा रहा है। आ जाना सर। हमें निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। जैसे निकालना है ऑक्सीकरण संख्या मेरे भाई, तो तत्व का संयोजकता को देखना है। ठीक है, संयोजकता, तत्व का संयोजकता को देखना है। ठीक है, आ जाना। सोडियम की संयोजकता कितना होता है मेरे भाई? तो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। सोडियम का जो संयोजकता होता है वो 1 होता है, प्लस 1 होता है। यहाँ पे 2 गुना में है तो 2 गुना कर दिए प्लस। हमें ये S का निकालना है तो S को मान लो X और गुने 4 कर दो प्लस। ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है मेरे भाई वो -2 होता है। तो -2 को 6 के साथ गुना कर दो और बराबर में 0 कर दो। ये हो गया 2, ये हो गया X4 और ये हो गया 6 दूनी 12 -12 बराबर 0। इसको घटा दो मेरे भाई तो ये X4, ये -10 अब बराबर 0। यानी ये X4 बराबर हो जाएगा, उधर गया तो +10। इसको काटेंगे मेरे भाई तो उधर पॉइंट में जाके कटेगा। यानी X बराबर 10/4 और 10/4 बोले तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। यानी 5/2, 5/2 बोले तो 2.5 और 2.5 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना? B। तुझे देख कर जीता हूँ हम। किसी को दिक्कत सर, परेशानी, तकलीफ नहीं ना है सर? अच्छा, ये आपको अभी तक पता चला कि नहीं पता चला कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है सर? हमने तो आपको पहले ही बोला मेरे भाई कि आपका सिलेक्शन ही मेरा पहचान है। हाँ, मेरा पहचान कुछ नहीं है मेरे भाई। संदीप कुमार इज अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि मेरा इंग्लिश है भी है। संदीप कुमार इज अ इमोशन, आप सबका प्यार है। अरे इंग्लिश मुझे बोलने आता है, मैं नहीं बोलता हूँ। आओ चलते हैं सर सवाल नंबर कितना? 97 की तरफ आना। 97 नंबर कहता है ना मेरे भाई क्या कि एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होगी। अच्छा, एक के तत्व के समस्थानिक में समान क्या होगा? मतलब एक ही तत्व के समस्थानिक में क्या क्या समान होता है? मान लो कोई एक तत्व हमारा जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12, परमाणु भार कितना होता है? 24 है। और ये तत्व में क्या क्या समान हो सकता है? एक ही तत्व में समस्थानिक रूप से क्या क्या समान हो सकता है? तो आ जाना सर। ये हमारा जो है वो कहलाता है परमाणु संख्या और ये कहलाता है परमाणु भार। तो ये जो परमाणु संख्या कहलाता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी कहते हैं, इसी को प्रोटॉन का भी वैल्यू कहते हैं और बराबर 12 होगा। मतलब एक ही तत्व में जो परमाणु संख्या होता है तत्व का वही कहलाता है
इलेक्ट्रॉन और वही कहलाता है प्रोटॉन। यानी ये जो हमारा है वो परमाणु संख्या है और यही जो 12 है जो हमारा परमाणु संख्या है वही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन और वही कहलाएगा प्रोटॉन। यानी दोनों का मान 12 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि एक ही तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है मेरे भाई। ठीक है सर, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 98 की तरफ। कहता है ना सर कि तरल पेट्रोलियम गैस मिश्रण है। अच्छा, तरल पेट्रोलियम गैस किसका किसका मिश्रण है? कौन पेट्रोलियम गैस? तरल। और जैसे बोलेगा तरल, बोलेगा तरल बोलेगा तरल, तो तरल बोलेगा तो संदीप कुमार को याद करना और झटके में मारना मेरे भाई, खोल के मत मारना, झटके में मारना। पड़ता है क्या मेरे भाई, बता दूं सुनिए इधर देखो, जैसे बोलेगा तरल पेट्रोलियम तो तरल पेट्रोलियम में पता है क्या, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। ठीक है, हमने क्या बोला कि तरल में जो होगा ना मेरे भाई, जैसे बोलेगा तरल पेट्रोलियम, तरल पेट्रोलियम, तरल पेट्रोलियम, तरल पेट्रोलियम बोलेगा ना मेरे भाई, तो आपको मारना है एथेन। ठीक है, फिर आपको मारना है प्रोपेन। ठीक है, आ जाना। फिर आपको मारना है ब्यूटेन। ठीक है, आ जाना। यानी तरल पेट्रोलियम बोलेगा सर तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, हमसे बोला है कि तरल पेट्रोलियम गैस मिश्रित है किसका किसका, तरल पेट्रोलियम गैस जो है वो मिश्रित है किसका किसका, तो एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का। हमने क्या बोला कि तरल पेट्रोलियम गैस किसका किसका मिश्रण है, तो एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, मीथेन का नहीं मेरे भाई, सिर्फ एथेन, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ठीक है सर, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन बोले तो ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपसे कभी पूछेगा कि तरल पेट्रोलियम जो है वो किसका किसका मिश्रण है, तो एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का। मेरे साथ एक बार बोलो तो, जहां पे बैठे हो ना सर सब कोई वहीं से बोलेगा। और तुम लोग कमेंट बॉक्स में गंदा गंदा बातें करते हो एक दूसरे से, बबुआ जवानी हमरो था ये सब मत करना। ठीक है, अच्छा से वार्निंग दे दे रहे हैं वरना हम ब्लॉक कर देंगे भाई। ठीक है, क्योंकि मैं एक बड़ा खत्म इंसान हूँ। और तुम सोचो मेरे भाई कि तुम यहाँ पे पढ़ने आए हो, फालतू किसी को मैसेज करने थोड़ी आए हो। हाँ सुनो इधर, तो अब जब बोलेगा तरल पेट्रोलियम तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 99 नंबर की तरफ आना सर। 99 नंबर क्या कहता है मेरे भाई कि एक पदार्थ रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में होते हैं क्या, एक पदार्थ रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में होते हैं, एक पदार्थ रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में होते हैं। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत बात, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत बात, अस्थायी नाभिक गलत बात, अस्थायी नाभिक। ठीक है, जब अस्थायी नाभिक रहेगा ना मेरे भाई तो एक पदार्थ रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाएगा। ठीक है, एक पदार्थ रेडियो एक्टिवता कब दर्शाता है, जब अस्थायी नाभिक होता है। ठीक है, हमने क्या बोला कि एक पदार्थ रेडियो एक्टिवता कब दर्शाता है, जब अस्थायी नाभिक होता है। ठीक है, कौन होता है मेरे भाई, अस्थायी नाभिक होता है। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर कितना, 100 की तरफ आ जाना। तो एक बार शेयर कर देना मेरे भाई, 100 क्वेश्चन का तांडव हो चुका है खत्म। ठीक है, एक बार हिला देना सर। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हो ना तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाना। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। टेलीग्राम पे क्या सर्च करना मेरे भाई, संदीप कुमार ऑफिशियल। ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल, संदीप कुमार ऑफिशियल मेरा आईडी खुल जाएगा। ठीक है, अगर इतना से नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लेना @ संदीप। ठीक है, @संदीप 7295 मेरा आईडी खुल जाएगा। ठीक है, वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 13,000 लोग ज्वाइन होंगे। ठीक है, फेक आईडी को ज्वाइन करोगे तो दूसरे के जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे तो पीडी हो जाएगा। सिस्टम को कभी गड़बड़ मत करना। ठीक है, आ जाना सर। जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है, छोड़ दी है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842 जाके फॉलो कर लो अभी। ठीक है सर, आइएगा सर, हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। कहता है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है किस रूप में। सवाल बड़ा कंटाफ है रे, हमारे पास सवालों कंटाप और रोमांटिक होता है आ जाना सर। हमने क्या बोला है सर कि क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है कैसे, तो प्रतिरोधी के रूप में। हमने क्या बोला है कि क्लोरीन का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में
क्लोरीन का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में, क्लोरीन का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में, क्लोरीन का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में, क्लोरीन का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर 101 की तरफ। 101 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है, कहता है ना कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा। हमें क्या बोला है कि धातु के बर्तन में रखे दूध, तो ये चार परिस्थिति में से किस परिस्थिति में वो सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा। हमसे क्या बोला है कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए, मतलब धातु के बर्तन में दूध है, उसके ढक्कन पर हम एक पर्याप्त मात्रा में बर्फ रख देंगे तो क्या दूध ठंडा हो जाएगा। हट, इसको काटो, आ जाना। जब दूध का बर्तन बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए, यानी दूध का जो बर्तन है मेरे भाई उसको बर्फ की सिल्ली पे रखा जाए। अच्छा, दूध का बर्तन को बर्फ की सिल्ली पे रख देंगे तो दूध ठंडा हो जाएगा। हट, नहीं होगा। वो भी, इसको भी ऑप्शन में इसको रखो। ठीक है, आ जाना। फिर कहता है सर कि जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। अच्छा, सही बात, जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखेंगे तो दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए तब दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा और ना ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है सर, यानी हमारा सही और सटीक जवाब जो होगा सर वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, हमसे पूछा है कि धातु के बर्तन में दूध रखा है, तो दूध जो है सर वो किस परिस्थिति में सबसे जल्दी ठंडा होगा। तो हमारा जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रख देंगे, ठीक है, यानी बर्फ को बर्तन के चारों ओर जब रख देंगे सर तो दूध उस परिस्थिति में जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है सर, चलो आ जाना, सवाल नंबर आना 102 की तरफ। कहता है ना सर क्या कि लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती हुआ है, लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती हुआ है कौन सा। लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होती है वो है कौन सा, तो वो हमारा होता है सर पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, हमने क्या बोला है कि लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होती है, लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होती है वो हमारा क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। कौन मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट मेरे भाई। ठीक है, इस बात को समझ लेना, हमने क्या बोला, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है सर, कौन मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट। अब जरा आइएगा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर कितना, 103 की तरफ। कहता है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस है। हमें क्या बोला है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस है। हमें क्या बोला, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस है कौन सी। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस है कौन सी। कैल्शियम कार्बाइड से जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर, कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ये बी हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए सर, और नहीं समझोगे तब तो फिर संदीप कुमार जिंदा है ये समझाने के लिए। ठीक है, अच्छे को समझा दिया तो आप किस गली का है जी चलिए आइएगा सर। अच्छा, एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं सर, जिन लोगों को चाहिए ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन का मतलब वो जब गेस क्वेश्चन को पढ़िएगा ना 1200 को सर, तो ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा। जब क्वेश्चन को पढ़िएगा सर तो सिलेक्शन का एक चेहरा दिखेगा उस पीडीएफ में मेरे भाई। क्योंकि सर हम ये 1200 गेस क्वेश्चन 12 रातें से अधिक जगने के बाद हमने इस क्वेश्चन को अपने हाथों से लिखा। हमने अपने हाथों से लिखा ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन। हमने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले कलेक्ट किया, इसके बाद हमने मॉडल पेपर से क्वेश्चन को छाटा, सेट प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन हमने छाटा। फिर मुझे लगा कि सर अब इतना से बाहर नहीं आएगा, तब फिर हमने ये 1200 गेस क्वेश्चन तैयार किया। क्योंकि हमने पिछले बार 900 गेस क्वेश्चन तैयार किए थे, उसमें से 800 दिए थे, 900 का बात था, लेकिन 900 दिए नहीं थे। उसमें सर मेरे भाई हमने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन लड़ा दिया था, और अब की बार कम से कम तो 40 क्वेश्चन लड़ाएंगे। वो वादा है सर, वो सिलेक्शन लेंगे इसके चोट पे। ठीक है, तो जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, तो ये पीडीएफ अभी ऑफर में चल रहा है, इसलिए ये ऑफर में चल रहा है सर। और ये पीडीएफ सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये पीडीएफ में क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन का सोल्यूशन भी लिखा हुआ है इस पीडीएफ में। ठीक है, और वो भी हमने अपनी भाषा में लिखा। ठीक है मेरे भाई, और जिन लोगों को चाहिए तो अभी इसका ऑफर चल रहा है। पता है क्या चीज़ का ऑफर सर? एक सपना था मेरा जो पूरा हो गया। 2500
2500 लोग, 2500 लोग सिर्फ ये PDF मेरा खरीदा। सोचो मेरे भाई, और वो 2500 लोग कितने लोगों के पास शेयर किया होगा। कहने का सेंस है वो हर बच्चा पॉलिटेक्निक का तैयारी करने वाला SK साइंस क्लासेस का एक सदस्य है। मुझे खुशी होती है सर इस बात को जान करके। मुझे लगने लगा ना सर कि अब तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। ठीक है सर, बाकी थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई इतना सपोर्ट करने के लिए। इसलिए इसका हमने ऑफर निकाल दिया 1 जून से लेकर के 5 जून तक मात्र आपको 80 रुपया में ये PDF मिलेगा। ठीक है, जिन किन्हीं को लेना है तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 047 नीचे में जो नंबर लिखा होगा व्हाट्सअप एंड पेमेंट नंबर, उसी नंबर पे आपको सर 80 रुपये पेमेंट कर देना है और 80 में ही तो मामला फंसी। ठीक है सर, 80 रुपये पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। ना रे बाबा ना कॉल मत करना। ठीक है जी, तुम कॉल करते हो मेरा स्टाफ परेशान होता है। मेरा स्टाफ कहता हम आपके पास नहीं रहेंगे सर। हम कहते क्या रे, बड़ा कॉल आता है, आजीज हो जाते हैं। हम बोले प्यार भी तो मिलता है ना। तो इसलिए कम कॉल कीजिएगा सर, मज़ा आएगा आपको भी। आप क्यों परेशान कीजिएगा हमारी टीम को, सर आपके लिए काम करता है बेचारा। ठीक है सर, हंस रहा है। ठीक है, बाकी थैंक यू सर, लव यू। जिनको लेना होगा सर तो आप कॉन्टेक्ट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मिल जाएगा व्हाट्सअप पे। आइएगा सर, कहता है मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर जो गैस प्राप्त होती है वो क्या है। मेथिल आयोडाइड को, मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पे, किसके साथ, तो सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ जब गर्म करेंगे मेरे भाई तो क्या गर्म करने पर जो गैस प्राप्त होती हुआ है, मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ जब गर्म करेंगे मेरे भाई तो हमारा एक गैस प्राप्त होगा जिसका नाम है एथेन। क्या नाम है मेरे भाई, एथेन। ठीक है, तो मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ जब गर्म करेंगे सर तो हमारा क्या प्राप्त होगा, कौन सा गैस प्राप्त होगा, एथेन गैस प्राप्त होगा। ठीक है, सोडियम आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ जब हम गर्म करेंगे सर तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एथेन प्राप्त होगा। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर कितना, 5 की तरफ। कहता है समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान में अंतर कारण होता है। अंतर का कारण होता है क्या, समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान में अंतर का कारण होता है क्या, समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान में अंतर का कारण होता है क्या, अंतर का कारण क्या होता है, तो अंतर का कारण होता है परमाणु की संख्या में अंतर, इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर, गलत बात, परमाणु की संख्या में अंतर, गलत बात। कहता है नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या में अंतर, सही बात। हाँ, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या। ठीक है, आपसे पूछा समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान में अंतर का कारण है, अंतर का कारण होता है क्या, तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या, मतलब न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, भिन्न मतलब अलग अलग संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर 6 की तरफ। कहता है ना सर कि पानी में अस्थायी कठोरता का कारण होता है क्या, पानी में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है सर, पानी में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो पानी में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है सर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। बहुत अच्छा, हाँ हमसे पूछा पानी में अस्थायी कठोरता का कारण होता है क्या, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, है ना। हमने क्या बोला, पानी में अस्थायी कठोरता का कारण होता है क्या, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर 7 की तरफ। कहता है क्या सर कि धातु के विद्युत शोधन में रिनोड बनाया जाता है, धातु के वैद्युत शोधन में, विद्युत शोधन, विद्युत वैद्युत मतलब इसी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, कि सर यहाँ तो कैसे लिखा हुआ है, ये टाइपिंग है रे बकलूला, अच्छे टाइपिंग ना होता है इसमें। कहता है धातु के वैद्युत शोधन में रिनोद बनाया जाता है, रिनोद बनाया जाता है किससे, तो ये बनाया जाता है शुद्ध धातु से, किससे, शुद्ध धातु से। ठीक है, धातु के विद्युत शोधन में रिनोद बनाया जाता है शुद्ध धातु से, किससे मेरे भाई, शुद्ध धातु से। ठीक है, चलिए आ जाइएगा सवाल नंबर कितना, 108। कहता है निम्न यौगिक के ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण में O2 मुक्त नहीं होती है। अच्छा, हमें बोला निम्न यौगिक के ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण में O2 मुक्त नहीं होती है। कहता है निम्न यौगिक के ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण में O2 मुक्त नहीं होती है,
मुक्त नहीं होती है किसमें, मुक्त नहीं होती है किसमें, मुक्त नहीं होती है किसमें, तो O2 मुक्त नहीं होती है तो SO2 में। किसमें नहीं होती है, SO2 में। हमें बोला निम्न यौगिक के ओजोन द्वारा O2 मुक्त नहीं होती है किसमें, तो SO2 में, बाकी सब में मुक्त हो जाती है। ठीक है, आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सर, यह अयस्क जो निष्पादन या भर्जन द्वारा रासायनिक रूप में बदलता है, नहीं बदलता, क्या बोला, बदलता नहीं है। कहता है वह अयस्क जो निस्तापन या भर्जन द्वारा रासायनिक रूप से बदलता नहीं है। हमें बोला है रासायनिक रूप से बदलता नहीं है, हमें बोला रासायनिक रूप से बदलता नहीं है, तो रासायनिक रूप से CaF2 नहीं बदलता है। ठीक है, हमें क्या बोला है कि वह अयस्क जो निस्तापन या भर्जन द्वारा, किसके द्वारा, निष्पादन या भर्जन द्वारा, निस्तापन या भर्जन द्वारा रासायनिक रूप से नहीं बदलता है, तो वो हमारा है CaF2। नहीं बदलता है CaF2, नहीं बदलता है CaF2, नहीं बदलता है CaF2। ठीक है सर, चलो आ जाना सवाल नंबर 110 की तरफ। 110 नंबर क्या बोलता है मेरे भाई कि निर्वात में रखा एक श्वेत चूर्ण बाहर लाया गया, निर्वात में रखा एक श्वेत चूर्ण बाहर लाया गया जो कुछ देर बाद नीला हो गया, यह यौगिक हो सकता है। कहता निर्वात में रखा एक श्वेत चूर्ण, निर्वात में रखा एक श्वेत चूर्ण बाहर लाया गया जो कुछ देर बाद नीला हो गया, यह यौगिक हो सकता है क्या। कुछ देर बाद वो नीला हो गया सर, कुछ देर बाद वो नीला हो गया तो वह हो सकता है क्या, तो वो हो सकता है, देखो कुछ देर बाद वो नीला, वो चूर्ण था जो निर्वात में था, लेकिन कुछ देर बाद वो नीला हो गया तो वो कॉपर सल्फेट होगा। ये गुण पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ कॉपर सल्फेट के पास ही है कि निर्वात में रखा चूर्ण, श्वेत चूर्ण, कुछ देर बाद वो क्या हो गया सर, बाहर लाया गया तो कुछ देर बाद वो नीला हो गया, तो ये कॉपर सल्फेट में ये गुण पाया जाता है। ठीक है सर, आइएगा सवाल नंबर कितना, 111 की तरफ। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जल मिलने पर इसमें बदल, किसमें बदल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कितने लोग जानता है, CaSO4 × 1/2H2O, CaSO4 × 1/2H2O, ये किसका सूत्र है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है, इसमें जब हम क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे, इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे, तब ये बनाता है जिप्सम। क्या बनाता है मेरे भाई, जिप्सम। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। कहिएगा सर ये 2H2O किस हो गया, तो ये 1/2H2O होता है। ठीक है, प्लस इसमें हम लोग क्या मिलाएं, ऐसे वो H2O मिलाएं। ठीक है, तो इतना बना देगा। ठीक है, H2O। ठीक है सर, हमने क्या बोला है, हमने क्या बोला है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमारा जो सूत्र है मेरे भाई, ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। ये जो सूत्र यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हाइड्रोजन को जल को जोड़ेंगे, पानी को जोड़ेंगे सर, तो ये जिप्सम बना देता है। क्या बना देता है, जिप्सम। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, चलो आ जाना, नहीं जिप्सम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आइएगा 112 नंबर की तरफ। कहता है अंडे, ऊन और लहसुन में उपस्थित तत्व कौन सा है। अंडा, ऊन में उपस्थित मतलब तत्व कौन सा है। देखो सर, अंडे हो, कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो। ठीक है, कौन पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। कैसा पदार्थ मेरे भाई, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, आ जाना। कार्बनिक पदार्थ जैसे मैं आपको बताता हूँ, कार्बनिक पदार्थ जैसे अंडे है ना, ऊन है ना, लहसुन, ऊन, लहसुन, अंडे, ऊन, लहसुन, प्याज। हाँ, इसमें भी सर प्याज, लहसुन, प्याज, ये सभी में सर सल्फर की मात्रा पाया जाता है। ये सभी में सल्फर की मात्रा पाया जाता है। ये सभी में सल्फर की मात्रा पाया जाता है, पाया जाता है। हमने क्या बोला है सर कि कार्बनिक पदार्थ जैसे अंडे, ऊन, लहसुन, प्याज, ये सभी में सल्फर की मात्रा पाया जाता है। हमसे पूछा कि अंडे, ऊन और लहसुन में उपस्थित तत्व कौन सा है। अंडे, ऊन, लहसुन और प्याज इत्यादि में उपस्थित, कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित जो तत्व है वो हमारा क्या है सर, तो सल्फर है। सल्फर बोले तो S। चलो आ जाना, सवाल नंबर 113। कहता है ना सर कि निम्न में से एल्काइन पहचानिए। इसमें से क्या पहचानिए मेरे भाई, एल्काइन पहचानिए। एक सेकेंड मेरे भाई, थोड़ा सा सर मैं आपसे ज़्यादा नहीं, 1 सेकेंड में आपसे टाइम लेता हूँ,
थोड़ा सा मेरे भाई प्लीज़। हाँ सर, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। आ जाना। हमें बोलना निम्न में से एल्काइन पहचानिए। क्या पहचानिए? एल्काइन पहचानिए। देखो सर, ये एल्काइन पहचानिए। ये एल्काइन बोलने का सूत्र है मेरे भाई कि ये ऐसे कह रहा है, एल्काइन पहचानिए, यानी कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड पहचानिए। अब सोचना, तो एल्काइन का जनरल सूत्र क्या होता है? एल्काइन का जनरल सूत्र क्या होता है? जीएफ। जनरल फार्मूला बोले तो जीएफ। या आ जाना सर, इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है, ठीक है। आ जाना, ये एल्काइन ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है, यानी दोगुना का n जो है सर यहाँ पे ये है, यानी दुगना से दो कम, n का मान दुगना से दो कम। आ जाना, देखो यहाँ पे C5H8 मतलब दुगना, 5 दूनी 10, n का मान अगर हम 5 लेते हैं, यहाँ पे ये वाला n का मान 5 लेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी एल्काइन ग्रुप, इस ग्रुप का सबसे पहला कंपाउंड ये है। अच्छा, ये होगा 5 दूनी n का मान 5 लो तो 5 दूनी करेंगे, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 12 है तो ये गलत बात है। आ जाना, ये 5 दूनी 10 है, गलत बात है। यहाँ पे 4 दूनी 8 है, गलत बात है। अब कहिएगा सर कि अगर ये जो है सर, ये जो है और ये जो है, ये तीनों एल्काइन ग्रुप में नहीं है तो कौन से ग्रुप में है? आ जाना, एक होता है मेरे भाई एल्कीन, ठीक है। आ जाना, एक होता है मेरे भाई एल्केन, ठीक है। आ जाना, एल्किन में क्या होता है ना सर, किसका फार्मूला होता है? CnH2n। एल्केन में क्या होता है मेरे भाई, किसका फार्मूला होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक है। यानी दुगना से दो ज़्यादा, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी ये वाला जो है हमारा ये इस ग्रुप में है, ये दुगना है। दुगना मतलब ये एल्किन ग्रुप में है, ये भी दुगना है, इसका मतलब ये भी एल्किन ग्रुप में है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता दो। चलो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है मेरे भाई। आना क्वेश्चन नंबर कितना? 114 की तरफ। कहता है एलपीजी का किलो जूल प्रति ग्राम में कैलोरी मान क्या होगा? एलपीजी का किलो जूल प्रति ग्राम में कैलोरी मान क्या होगा? एलपीजी का, हाँ, कितने लोग बताएगा सर? एलपीजी का जो मान होगा वो किलो जूल प्रति ग्राम में क्या होगा? तो किलो जूल, एलपीजी का मान किलो जूल प्रति ग्राम में जो होगा मेरे भाई वो 50 होगा। कितना होगा सर? ये 50 होगा, ठीक है। चलो आ जाना, सवाल नंबर कितना? तो सवाल नंबर आपको 15 की तरफ, 115 की तरफ। कहता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की खोज किसने की थी? तो थार्नेड ने किया था। किसने किया था? थानार्ड ने किया था, ठीक है। आ जाइएगा। कहता है दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है किस पे? दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का जो प्रभाव निर्भर करता है सर, ऊष्मा का प्रभाव, किसका प्रभाव? ऊष्मा का जो प्रभाव निर्भर करता है मेरे भाई वो करता है तापांतर पर। किस पर मेरे भाई? तापांतर पर, ठीक है। ऊष्मा का जो प्रभाव निर्भर करता है वो किस पे करता है? तापांतर पे करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है सर। आ जाना, 117 की तरफ आना। कहता है जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, इसका आयतन क्या होगा? जल को कहां से कहां किया जाता है? 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, तो अब क्या होगा? पहले कम होता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, लगातार बढ़ता है लगातार कम होता है। ये 117 का सही और सटीक जवाब क्या होगा सर? देखो,
10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। तो पहले कम होगा, लेकिन जब 0 डिग्री आ जाएगा तो फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा सर। यानी पहले कम फिर बढ़ता है, यानी पहले कम फिर बढ़ता है। जब बड़ा से छोटा की ओर जाएगा तो पहले कम फिर बढ़ेगा, जब बड़ा से छोटा की ओर जाएगा तो पहले कम फिर बढ़ेगा। ठीक है सर, आ जाना। यानी 118 कहता है यौगिक CH3, यौगिक हमारा है CH3OH का आईपीएसी नेम क्या होगा, आ जाना। CH3OH का आईपीएसी नेम कितना कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन। और हमारा किस ग्रुप का है, तो ये एल्कोहल ग्रुप का है, तो मेथेनोइक होगा, क्या होगा, मेथेनॉल होगा, क्या होगा मेरे भाई, मेथेनॉल होगा। ठीक है, चलो आ जाना 119 की तरफ। कहता है C12H22O11 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या, C12H22O11 में हमने सर केमिस्ट्री में टॉप 50 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें हमने इस क्वेश्चन को करवाया था। ठीक है सर, आ जाइएगा तनी। C12H22O11 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या, ये वाला कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या देखो सर, जब ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो संयोजकता पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कार्बन को x मान लो, 12 है, गुना में कर दो प्लस, हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस में, तो 22 है, 22 गुना में कर दो प्लस, ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 में 11 को गुना कर दो, बराबर में 0 लिखो, ये हो जाएगा 12x प्लस में हो जाएगा 22, इसको गुना करेंगे तो -22 बराबर 0, ये -22 प्लस 22 कट जाएगा, हो जाएगा 0, यानी 12x बराबर 0, यानी x का मान क्या हो जाएगा 0, यानी कार्बन का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा सर। ठीक है, चलो आ जाना। अगला आना सर कितना नंबर की तरफ, 120 की तरफ। 120 नंबर कहता है कि नहीं लगेगा फीस। कहता है एक उत्प्रेरक क्या होता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, 120 नंबर तुम्हें बताना होगा। क्या होगा सटीक और सही जवाब, गलते जवाब देना मेरे भाई, लेकिन जरूर देना 120 नंबर का सही जवाब या गलत जवाब, लेकिन कमेंट जरूर करना। ठीक है सर, आज की क्लास हो गया खत्म, बाकी देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लगा दिल पे हाथ रख के बताना कि इसके साइंस क्लासेस के संदीप सर आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। बस भाई, मेरा नाम है संदीप कुमार, आपको जब तक सिलेक्शन नहीं दूंगा सर आपका, तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं और झुकेगा नहीं। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस। बाकी मैं आपके साथ हूं और डेली शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे आपके स्वागत में मैं खड़ा रहता हूं सर। बाकी थैंक यू, लव यू।